हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग सरल आवर्त गति कर रहे कण के वेग और त्वरण, मुख्य रूप से इन दो राशियों के बारे में पढ़ेंगे। बाकी इसके पहले हम लोग आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति, कला, इन सब पदों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो हम लोग आते हैं वेग पर। ध्यान रहे, वेग जिसे हम लोग विस्थापन के समय परिवर्तन की दर यानी डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी या डी एक्स अपान डी टी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि सरल आवर्त गति में कण का वेग, किसी भी समय पर कण का रेखीय वेग क्या होगा। तो मान लिया कि सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का विस्थापन समीकरण y बराबर a साइन ओमेगा टी है। ठीक है, एक सरल उदाहरण हमने मान लिया कि ये विस्थापन समीकरण है, y अक्ष के अनुदिश गति हो रही है, a गति का आयाम है सरल आवर्त गति की, ओमेगा कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग है, और t समय है किसी समय t पर जब विस्थापन y है। ठीक, तो किसी क्षण स्मॉल t, क्षण का मतलब टाइम, समय, मोमेंट, किसी क्षण स्मॉल t पर कण का रेखीय वेग स्मॉल v फॉर वेलोसिटी अगर v से व्यक्त कर रहे हैं तो इस प्रकार होगा कि v बराबर डी वाई अपान डी टी, है ना। जैसे मान लो x अक्ष के अनुदिश विस्थापन हो रहा होता था, बट थोड़ा बड़े अंतराल में हम लोग देखते थे, तो v बराबर डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी कहते थे। ठीक, x के बजाय वही y अक्ष के अनुदिश हो रहा है तो डेल्टा वाई अपान डेल्टा टी। और अगर यह समयांतराल बहुत सूक्ष्म हो तो इस शर्त के अधीन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपान डेल्टा टी, ये हमारा हो जाएगा डी वाई अपान डी टी। अब y का यहाँ से हमने मान रख दिया इस समीकरण से, ये साइन ओमेगा टी, इसका t के सापेक्ष आप समाकलन कर लो, अवकलन कर लो। और जब अवकलज इसका निकाल रहे हो यानी अवकल गुणांक निकाल रहे हो तो देखो आयाम तो नियत होता है ना, तो a का मान चला आएगा परिवर्तन से बाहर। जब सम अवकलन कर रहे होते हैं तो उस नियतांक बाहर चले आए तो a, डी अपान डी टी साइन ओमेगा टी बचा। अच्छा, साइन थीटा का क्या होता है, कास थीटा, है ना। तो साइन ओमेगा टी का कास ओमेगा टी, और फिर यहाँ केवल टी अगर होता तब तो ठीक है, साइन टी का कास टी लिख लेते। चूंकि ओमेगा टी है तो ओमेगा का फिर करेंगे, तो अवकलन वाले में आप लोग इसको शुरुआत में देख लेना। तो ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का कास ओमेगा टी। तो अभी हमारा वी कितना हो जाएगा, ओमेगा कास ओमेगा टी। ठीक, सॉरी यहाँ पर ए छूट गया है, ए यहाँ इसके पहले गुणा में है ना, ये तो केवल इतने का अवकल गुणांक है, तो v इक्वल टू ए इंटू इतना होगा। यहाँ से ओमेगा बाहर लेके आए, ओमेगा ए कास ओमेगा टी, मान लो इसको हमने समीकरण 1 लिख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग त्रिकोणमिति देखते हैं, थोड़ा सा गणित का काम करते हैं और इस सूत्र को रीअरेंज करते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से आप कहोगे तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे तो कास थीटा बराबर वर्गमूल के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जब ये होता है, हमको जरूरत दरअसल यहाँ कास ओमेगा टी हटाने की है, इसको हम इनके पदों में लिखेंगे। तो कास ओमेगा टी यानी कि जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जैसे कास थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मतलब है ये साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अच्छा, और इस समीकरण से y बराबर ए साइन ओमेगा टी से आप देखो तो साइन ओमेगा टी कितना है, y बटा ए, तो साइन ओमेगा टी की जगह हमने y बटे ए रख दिया। ठीक, और तो इसका मतलब कास ओमेगा टी को हम 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर या ए स्क्वायर लघुत्तम पूरे में ले लिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जो बटा में हर में है, इसको हम वर्गमूल के बाहर लेंगे तो केवल ए आएगा ना, तो अभी हमारा हो गया 1 अपान ए, वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान देना, ए गति का आयाम है, वाई किसी समय टी पर विस्थापन है जब उस समय वेग v है ना। अब कास ओमेगा टी का जो ये मान आया है ना, इसे हम समीकरण 1 में इसमें रख देंगे, तो v क्या हो जाएगा, ओमेगा ए, और कास ओमेगा टी की जगह ये मान रख दिए, ए और ए कट गए, तो ओमेगा और वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर से एक बार ध्यान दिला दें, कोई कण है, सरल आवर्त गति कर रहा है, और सरल आवर्त गति में जब उसका विस्थापन y है, आयाम गति का a है, ओमेगा उसकी कोणीय चाल या कोणीय आवृत्ति है, तो उस विस्थापन y पर जो कण का वेग होगा वह इस सूत्र से दिया जाएगा। हम लोग 2-3 विशेष स्थितियां देखेंगे।
जैसे y बराबर 0 यानी साम्यावस्था पर वेग का क्या होगा, जब y का मान अधिकतम होगा यानी आयाम पर होगा तब वेग का मान क्या होगा। और ये देखते हैं कि विस्थापन के साथ जब वेग का वक्र खींचेंगे तो किस प्रकार का वक्र आएगा। तो सरल आवर्त गति में कण के वेग से संबंधित कुछ और तथ्य हम लोग लिखते हैं, आगे देखते हैं। अब हम लोग सरल आवर्त गति में कण के वेग से संबंधित कुछ विशेष बातें और देखते हैं, कुछ विशेष स्थितियां। देखिए सूत्र हम लोगों ने क्या लिखा था, v बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। v किसी विस्थापन y पर कण का वेग है। अब हम लोग एक जैसे मान लो पहली स्थिति देखते हैं कि साम्य स्थिति में, यानी कण जब साम्यावस्था में है, यानी उस समय विस्थापन हम साम्यावस्था से माप रहे हैं, इसका मतलब उस समय उसका विस्थापन शून्य है, y का मान शून्य है। तो इस वाले सूत्र में y की जगह जब आप शून्य रखोगे तो आपको मिलेगा v बराबर ओमेगा ओ ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर यानी 0, यानी ए स्क्वायर। वर्गमूल के बाहर लोगे तो ए स्क्वायर के वर्गमूल को चाहे आप प्लस ए कहो चाहे माइनस ए कहो, तो इस तरह से वेग के हमें दो मान मिलेंगे, प्लस ए प्लस ओमेगा ए या माइनस ओमेगा ए। परिमाण की अगर हम बात करें तो यह वेग का अधिकतम मान है। क्यों, इसके अलावा हम y का मान कुछ भी रखे होते तो इसमें से कुछ घटाया गया होता ना। अगर ये शून्य से कुछ अधिक होता तो यह राशि जाहिर सी बात है कि कुछ कम होती तो यह राशि कुछ कम होती, है ना। तो देखिए ओमेगा गति के लिए नियत है, ए गति के लिए नियत है, केवल y है जिसके बदलने के साथ साथ वेग भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होगा। तो वेग का मान अधिकतम कब होगा, जब ये घटाई जाने वाली राशि न्यूनतम हो। न्यूनतम कितना होगी, शून्य होगी। क्यों, अगर ऋणात्मक भी y रखोगे तो ऋणात्मक का वर्ग धनात्मक हो जाएगा। इसलिए जब साम्यावस्था में कण रहता है तो उसके कण का वेग अधिकतम होता है, और वेग के परिमाण की बात करो v मैक्सिमम की, तो वो ओमेगा इंटू ए के बराबर होता है। बाकी प्लस ओमेगा ए या माइनस ओमेगा ए से हमारा आशय ये है कि जैसे मान लो ये साम्यावस्था थी, कण इधर भी गति कर हो सकता है, साम्यावस्था से कण इधर की तरफ जा रहा हो, या वो लौट रहा हो इधर से तो साम्यावस्था से इधर की तरफ भी जा रहा हो सकता था। अब ये मूल बिंदु अगर है, इधर की तरफ आप ऋणात्मक ले रहे हो, इधर की तरफ धनात्मक ले रहे हो, तो साम्यावस्था से गुजरते समय कण जब इधर आगे धनात्मक दिशा में जा रहा है तो हम उसके वेग को धनात्मक लेंगे, तब v बराबर प्लस ओमेगा ए होगा। उसी तरह से साम्यावस्था से इधर से लौटते हुए जब साम्यावस्था से लौट रहा है इधर पीछे की तरफ ऋणात्मक दिशा में, तो v की जगह पर माइनस ओमेगा ए होगा। तो कुल मिला के साम्यावस्था में अधिकतम वेग और प्लस ओमेगा ए या माइनस ओमेगा ए। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, यानी कण हमारा सरल आवर्त गति में किसी एक एक्सट्रीम पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे है, अंत स्थिति में है, किनारे पर है कहीं, तो वहां पर y का मान क्या होगा, या तो प्लस ए होगा या तो माइनस ए होगा। जैसे मान लो ये साम्यावस्था, कण एक बार इधर जा रहा है, एक बार साम्यावस्था से उधर जा रहा। अब इधर वाला अगर आप धनात्मक ले रहे हो या y अक्ष के अनुदिश कह रहे हो, तो मान लो इधर और इधर, तो साम्यावस्था से ऊपर की ओर गया धनात्मक लिए, नीचे आया ऋणात्मक। अधिकतम कितना दूर गए, इधर वाला देखे तो प्लस ए, इधर वाला देखे तो माइनस ए। तो y की जगह पर या तो प्लस ए हो सकता है या y की जगह पर माइनस ए हो सकता है। कब, जब कण अधिकतम विस्थापन की स्थिति में है, और तब हम फिर इस वेग के सूत्र में y की जगह पर चाहे प्लस ए रखें चाहे माइनस ए रखें, उसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी वर्गमूल के अंदर वाली राशि हो जाएगी शून्य। तो शून्य से गुणा करेंगे तो अंतिम रूप से हमारा वेग कितना आएगा, शून्य। कब है, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, यानी सरल आवर्त गति में कण जब किसी एक किनारे पर होता है, अपने अधिकतम विस्थापन पर होता है, आयाम के बराबर उसका विस्थापन होता है साम्यावस्था से, उस समय उसका वेग शून्य होता है। ठीक, और ये जो शून्य वेग है ना, ये सरल आवर्त गति में कण के वेग का न्यूनतम परिमाण है, v का मिनिमम न्यूनतम संभव मान है। क्योंकि परिमाण की अगर बात करो तो इसके अलावा ठीक है, ऋणात्मक दिशा में भले है पर वेग कुछ तो है, तो परिमाण तो 0 से कम हो नहीं सकता। तीसरा हम लोगों ने लिखा है कि अगर हम कण के विस्थापन और वेग के बीच में ग्राफ खींचें तो कुछ दीर्घवृत्ताकार टाइप का ग्राफ आता है। और अभी जैसे हमने 2-3 स्थितियां हम लोगों ने देखी थी कि जब साम्य स्थिति में है तो उस समय वेग का मान ओमेगा इंटू ए होता है, मान लो ये अधिकतम है। इधर की तरफ मान लो हम वेग व्यक्त कर रहे, इधर की तरफ हम विस्थापन व्यक्त कर रहे, है ना। अब विस्थापन के साथ वेग का परिवर्तन अगर देखें तो 2 स्थितियां तो हम लोग लिख चुके हैं कि साम्यावस्था पर वेग का मान अधिकतम, किसी एक किनारे पर चाहे यहाँ पहुँचो चाहे यहाँ पहुँचो, वेग का मान शून्य, बाकी
उसके बीच में अपना ठीक है बदलता रहेगा। और जैसे हम लोग किसी भी एक दिशा में विस्थापन के अधिकतम मान को आयाम कहते हैं, वैसे पूरी सरल आवर्त गति के दौरान वेग का जो अधिकतम मान होगा उसे हम वेग का आयाम कहते हैं। यानी वेग का आयाम कितना हुआ, ओमेगा इंटू ए। एक लास्ट पॉइंट और, वेग को हम लोग ध्यान दो पिछले वाले पेज में जब इसके पहले स्क्रीन पे दिख रहा था तो v बराबर ओमेगा ए कास ओमेगा टी के रूप में लिखा था, y बराबर ए साइन ओमेगा टी, वहाँ से फिर हमने डी वाई अपॉन डी टी किया था, अवकलन उसका किया था तो इतना आया था। और देखिए साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा होता है, तो इसका मतलब कास ओमेगा टी को आप साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हो, है ना। और यहाँ से ध्यान दो ए साइन ओमेगा टी क्या था, ठीक है ओमेगा भी है गुणांक में, पर साइन के बाद वाले अगर कोणांक की बात करो तो इस वाले में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के रूप में इसको लिख सकते हैं साइन के पदों में, और विस्थापन वाले में साइन ओमेगा टी ही केवल होता था। यानी विस्थापन वाले से ये जो वेग का दिख रहा है वो पाई बाई 2 आगे है। इसका मतलब सरल आवर्त गति में वेग विस्थापन से पाई बटे 2 कला यानी 90 अंश कला आगे होगा, है ना। बाकी आवर्तकाल के पदों में कहें तो चूंकि 2 पाई कला टी के बराबर होती है तो टी बाई 4 आवर्तकाल से आगे है ना। उसी तरह से तरंगदैर्घ्य के रूप में पथांतर के पदों में भी हम लोग कह सकते हैं कि 2 पाई कला जब लैम्डा के बराबर है तो पाई बाई 2 पाई कला, लैम्डा बाई 2 पाई बाई 2, लैम्डा बाई 4। तो ठीक है, ये वेग के बारे में था। इसके बाद हम लोग देखते हैं सरल आवर्त गति में त्वरण। अब हम लोग देखते हैं सरल आवर्त गति में त्वरण, है ना। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, अल्फा से मान लो उसे व्यक्त कर रहे हैं। त्वरण को यहाँ ए से इसलिए नहीं व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि ए से हम लोग आयाम को अभी इस बीच व्यक्त कर रहे थे, ठीक। तो वैसे ही हम लोग शुरू करते हैं। पहले एक विस्थापन समीकरण लेते हैं, समय विस्थापन समीकरण। वहाँ से इसके पहले जैसे हम सरल रेखा में गति के बारे में विस्थापन वेग और त्वरण में संबंध कहे थे, उसी प्रकार से सरल आवर्त गति में भी संबंध उसी तरह से रहेंगे। तो देखते हैं कि मान लिया SHM का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का विस्थापन समीकरण यानी विस्थापन समय समीकरण, है ना। समय के साथ विस्थापन का समीकरण y बराबर ए साइन ओमेगा टी है। तब इसका जो वेग है वो डी वाई अपॉन डी टी होगा, है ना, समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर। और त्वरण अल्फा वो वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर यानी डी वी अपॉन डी टी होगा, या v की जगह फिर डी वाई अपॉन डी टी रखेंगे तो इसको डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी विस्थापन y का हम 2 बार अवकल गुणांक निकाल लेंगे, अवकलन कर लेंगे। अब थोड़ा सा गणित का काम है, यहाँ देख लेते हैं। चूँकि हमको विस्थापन समीकरण दिया है कि y बराबर ए साइन ओमेगा टी टाइप का हमने माना है। अब यहाँ से हम अगर वेग कहें तो डी वाई अपॉन डी टी क्या होगा, वो वेग के बराबर होगा। और ये चीज़ हम पहले निकाल चुके हैं तो इसलिए इसका डिटेल हमने नहीं लिखा था। अभी इसके पहले जब हम लोग वेग निकाल रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने निकाला था कि एक ऐसे नियतांक के बाहर आएगा साइन ओमेगा टी का कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा होगा, है ना। तो ये हो गया, ये कर चुके हैं इसलिए इस पर नहीं ज़्यादा बता रहे हैं। आगे फिर त्वरण की अगर हम बात करें अल्फ़ा, तो वो जो वेग आया है ना, वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर यानी डी वी अपॉन डी टी होगा। यानी डी अपॉन डी टी वेग का ये वाला मान रख दिए, ओमेगा ए कास ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा कोणीय आवृत्ति और ए आयाम ये 2 नियत हैं तो ये अवकलन के बाहर आ जाएंगे, हम इसको पहले लिख लेंगे। यानी डी अपॉन डी टी कास ओमेगा टी लिख सकते हैं। देखो कास थीटा का माइनस साइन थीटा होता है और साइन थीटा का कास थीटा अवकल गुणांक, तो कास ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक। और ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा तो वो साथ में गुणा में आ जाएगा, है ना। वो अवकलन का हिस्सा है, उसके बारे में आगे नहीं डिटेल पे आ रहे। बस इतना कि कास ओमेगा टी का जो समय के साथ अवकल गुणांक होगा वो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी होगा। तो अब अल्फा यानी त्वरण का मान हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ से इस ओमेगा को इसके साथ गुणा में लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी त्वरण अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। फिर आप गौर करो जो समीकरण 1 में हम लोग लिखे हैं ना, यहाँ जो ए साइन ओमेगा टी है इसकी जगह पर हम लोग विस्थापन y लिख सकते हैं। और जब इसकी जगह विस्थापन y लिख सकते हैं तो हमें एक समीकरण मिलेगा त्वरण अल्फा सरल आवर्त गति में कण का त्वरण अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर y, और ये यहाँ पर y का ये मान हमने समीकरण 1 से रख लिया है। तो ये जो समीकरण है ये हमारा विस्थापन और त्वरण इनके बीच में संबंध बताता है ना।
तो ध्यान दीजिए, इसके पहले भी हम लोग एक बार जब आवर्तकाल या आवृत्ति लिख रहे थे तो वहाँ विस्थापन और त्वरण के पदों में हमने लिखा था। तो कोई बात नहीं, वो तभी अगर आपको नहीं याद होता, अगर ये संबंध याद है ना कि ओमेगा बराबर, हम मान की बात करें तो अल्फा बटे वाई का वर्गमूल है ना, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो बाकी ठीक है, लिखे जरूर वहाँ थे, लेकिन इतना देखने के बाद तब थोड़ा आसानी होगी। तो अब हम लोग त्वरण से संबंधित कुछ बातें और देखते हैं। अब हम लोग त्वरण से संबंधित कुछ विशेष बातें देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि बीच में हम लोगों ने एक जगह लिखा था ना d2y/dt² बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, इस रूप में d2, इसको त्वरण हम लोग कह सकते हैं। तो इस रूप में जब हम लिखते हैं तो इस समीकरण को सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण भी कहते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि जब आप साम्य स्थिति में होते हो, यानी विस्थापन कण का शून्य होता है, उस समय अल्फा यानी त्वरण का मान न्यूनतम होगा। क्या और क्यों? क्योंकि अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई होता है और अल्फा मिनिमम परिमाण इसका न्यूनतम होगा, क्योंकि जब वाई बराबर आप 0 रखोगे तो ये टोटल हो जाएगा 0। और इसी समय आप ध्यान दीजिए, हम लोगों ने निकाला था कि जब हम साम्यावस्था पर होते हैं तो उसमें वेग का मान अधिकतम होता है ना। तो तीसरी बात ये कि अच्छा, इस समय जब साम्य स्थिति में विस्थापन y बराबर 0 पर त्वरण आपका शून्य हो गया है, तो इस समय ओमेगा टी का मान क्या रहा होगा? ओमेगा टी का मान सोचो, अगर 0 रहा होता या पाई रहा होता या 2 पाई रहा होता तो साइन ओमेगा टी कितना होता? साइन ओमेगा टी, साइन 0 करते तो 0, साइन पाई यानी 180 अंश तो भी 0, 360 अंश तो भी 0, यानी इन सभी मानों के लिए साइन ओमेगा टी का मान शून्य हो जाता। अब जब साइन ओमेगा टी शून्य हो जाता तो ए साइन ओमेगा टी यानी वाई भी शून्य हो जाता है ना। तो एक तो हम लोग ये ध्यान रख सकते हैं। तीसरी बात ये कि जब हम अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होते हैं, यानी आवर्त गति के किसी एक अंत्य सिरे पर, एंड पॉइंट पर होते हैं, तो उस समय विस्थापन का मान या तो प्लस ए होता है या तो माइनस ए होता है। इन दोनों को मिला के एक बार में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, y = प्लस माइनस ए। यानी जब हमारे विस्थापन का मान इस तरह से है तो हमारे त्वरण का जो मान होगा वो अधिकतम होगा, और वो अधिकतम मान माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के परिमाण के बराबर होगा। अब अगर हम माइनस या प्लस चिन्ह की बात ना करें, केवल हम परिमाण मान की बात करें, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर होगा। वो प्लस कब होगा? अगर हम परिमाण नहीं चिन्ह सहित कह रहे होते, तो जब y का मान माइनस ए होता तो अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए होता है ना, और y का मान जब प्लस ए होता तो त्वरण माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। बाकी मान उसका अगर हम कहें तो परिमाण अधिकतम इतना ही होगा। अच्छा, और ये कब हुआ रहा होगा? यानी y का मान ए कब होगा? जब y बराबर ए साइन ओमेगा टी में साइन ओमेगा टी का मान या तो +1 हो या तो -1 हो। तो +1 होने पर साइन ओमेगा टी के y बराबर प्लस ए, और अगर साइन ओमेगा टी -1 हो गया तो y बराबर माइनस ए। यानी इस स्थिति में ओमेगा टी का मान इस तरह से होना चाहिए कि या तो साइन ओमेगा टी +1 आए या तो -1। अब जैसे पहले हम बढ़ेंगे तो 90 अंश यानी π/2 पे +1 आता है, और 270 अंश यानी 3/2 पाई पर आता है -1, फिर +1, फिर -1, इस तरह बारी बारी से। तो इसका मतलब अधिकतम विस्थापन की स्थिति में जब आपके y का मान या तो प्लस ए है या तो माइनस ए है, उस समय जब त्वरण का मान अधिकतम है, उस समय ओमेगा टी का मान इनमें से कुछ रहा होगा। अब यहाँ n + हाफ पाई के रूप में लिखेंगे तो n बराबर 0, 1, 2, 3 से शुरू होगा। n माइनस हाफ पाई -1/2 पाई के रूप में लिखेंगे तो n का मान 1 से शुरू होगा। क्यों? इन स्थितियों में जब y बराबर आप ए साइन ओमेगा टी करोगे तो ओमेगा टी के इनमें से किसी भी मान के लिए या तो उत्तर आपका प्लस ए आएगा या तो माइनस ए आएगा, है ना। और एक लास्ट पॉइंट कि अगर हम त्वरण अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई की बात करें, तो y की जगह पर अगर हम ए साइन ओमेगा टी रखें, फिर आप ध्यान दो साइन 180 + थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, है ना। तो माइनस साइन ओमेगा टी की जगह साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिख सकते हैं। साइन ओमेगा टी प्लस पाई का मान हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ ये इसके बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये त्वरण के लिए समीकरण है ना, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। और विस्थापन के लिए क्या था? y बराबर ए साइन ओमेगा टी। तो साइन के बाद यहाँ कला कितनी है? ओमेगा टी। यहाँ कला कितनी है त्वरण में? ओमेगा टी प्लस पाई। इसका मतलब त्वरण वाली जो कला है वो विस्थापन वाली कला से
पाई आगे है ना। दोनों के बीच अगर हम कलांतर कहें तो सरल आवर्त गति में त्वरण पाई कला से आगे रहेगा, किससे? विस्थापन से। और एक चीज ध्यान दो, वेग को हम लोगों ने कहा था कि वेग विस्थापन से पाई/2 आगे रहता है, यानी विस्थापन मान लो 0 पर है, वेग पाई/2 से शुरू हुआ है और त्वरण पाई से शुरू हुआ है। तो त्वरण विस्थापन की तुलना में पाई कला आगे है, लेकिन वेग से कहोगे तो पाई/2 ही आगे है, क्योंकि हम अब पाई/2 और खिसक आए हैं तो अब बचा पाई/2 है ना। पाई में से पाई, तो ठीक है। तो वही हमने लिखा था कि सरल आवर्त गति में अगर कण का त्वरण अल्फा हम कहें तो वह विस्थापन y से तो पाई कला आगे होता है और वेग v से पाई/2 कला आगे होता है। ऐसा करते हैं, इसी समय हम लोग एक कुछ ग्राफ बना लेते हैं कि सरल आवर्त गति में जब कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा होता है तो विस्थापन के साथ या समय के साथ साथ उसमें समय बदलने के साथ साथ विस्थापन, वेग और त्वरण, इन दोनों के वक्र किस प्रकार से बदलेंगे, तो उसके लिए एक समय वो बना लेते हैं। इसी में नोट में ही है, नीचे जगह नहीं है तो इसको मिटा के हम लोग फिर से बना लेते हैं। अब हम लोग कुछ वक्र देख लेते हैं। ध्यान देना, ये इस तरह की लाइन से जो अलग किया गया है ये एक वक्र है, इसके और इसके बीच में ये वेग और समय के बीच में वक्र है, ये समय और विस्थापन के बीच में वक्र था, और ये नीचे जो बना है इस वाली लाइन के नीचे ये समय और त्वरण के बीच में वक्र है। इन तीनों वक्रों में हमने इधर समझ लो x अक्ष के अनुदिश समय लिया है तीनों में, और y अक्ष के अनुदिश पहले वाले में विस्थापन है, इस वाले में वेग है और इस वाले में त्वरण है। ठीक, फिर हमने कुछ मान दिखाए हैं, जैसे ये t/2 है, यहाँ t/2, ये t/2 है ना, यहाँ पर t एक आवर्तकाल पूरा, कला के लिहाज से कहो तो 2 पाई कला पूरी है ना। तो इस तरह से 0 t/2 ये वाली लाइन, तो किसी भी समय पर कितना आवर्तकाल पर कितना मान होगा, एक आवर्तकाल पूरा हुआ, यहाँ एक आवर्तकाल है, यहाँ एक आवर्तकाल है, तो फिर क्या मान होगा। तो इस तरह से जब हम x अक्ष के अनुदिश समय को और y अक्ष के अनुदिश विस्थापन को व्यक्त करते हैं तो विस्थापन समय वक्र, वेग को व्यक्त करते हैं तो वेग समय वक्र, और x अक्ष के अनुदिश समय और y अक्ष के अनुदिश त्वरण को व्यक्त करते हैं तो यह सरल आवर्त गति में त्वरण और समय के बीच में खींचा गया वक्र होता है। तो एक बार आप लोग ध्यान से ये वक्र बना लें और ये देख लें, हमने बगल में साथ में समीकरण भी लिख दिए हैं, जैसे y बराबर a sin ωt टाइप का होता है। इस वक्र को हम लोग ज्या वक्र कहते हैं, साइन कर्व कहते हैं, है ना। ये वेग वाला v बराबर ओमेगा a cos ωt टाइप का है, तो अगर हम t और cos t के बीच में ग्राफ खींचें तो इसी तरह का ग्राफ आएगा। तो इस ग्राफ को हम लोग कास वक्र, कोसाइन वक्र या कोज्या वक्र भी कहते हैं, है ना। साइन वक्र और कास वक्र में अंतर खाली कला का है, बाकी बदलाव का तरीका वही रहता है। समझ लो कास वाला यहाँ से न शुरू होकर यहाँ से शुरू हुआ है, अब इतना भूल जाओ, पीछे इसके आगे की कहानी देखो तो उसी तरह से है जैसे ये वाली शुरू हुई है। और रही बात आयाम की, तो जैसे विस्थापन वाले में धनात्मक दिशा में अधिकतम मान +a, विस्थापन में ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान -a, ये हमारी आधार रेखा हो गई। उसी तरह से वेग वाले में ये आधार रेखा हो गई जो शून्य वेग को व्यक्त करेगी, अधिकतम मान +ωa और न्यूनतम मान यानी ऋण चिन्ह के साथ कहें तो -ωa, अदरवाइज परिमाण तो समान है। उसी तरह से समय और त्वरण के बीच में ग्राफ खींच रहे हो तो इस तरह का ग्राफ, ये भी ज्यावक्र ही है, बस पाई कला का अंतर है। पाई कला का अंतर का मतलब इस वाले ग्राफ में आप इतना आगे बढ़ जाओ, समझो यहाँ से शुरू किए तो जिस तरह से ये गया है उसी तरह से फिर आगे हम बढ़े हैं, तो ये पाई कला आगे है। ये 3 वक्र हुए। अब हम लोग कुछ आंकिक प्रश्न हल करते हैं जिनमें हम लोग वेग, त्वरण, विस्थापन, इन राशियों के बीच में संबंध देखेंगे। आंकिक प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक प्रश्न दिया है, यह यूपी बोर्ड परीक्षा में 2004, 5, 6 में आया था और बाकी इससे मिलते जुलते प्रश्न आते रहे हैं पहले। किसी कण का गति समीकरण d2x/dt² बराबर -bx है। ये एक समीकरण दिया हुआ है और कहा गया है कि ये कण की गति का समीकरण है। यहाँ x क्या है, वो किसी समय t पर माध्य स्थित से कण का विस्थापन है, यानी यहाँ पर t समय है और x विस्थापन है, ठीक। तथा b स्थिरांक है, b एक कोई नियतांक है। तो एक चीज़ तो हमें ये बतानी है कि कण किस प्रकार की गति करेगा, दूसरा इसके दोलन का आवर्तकाल कितना होगा। मान लो अगर ये कोई दोलनी गति कर रहा होगा तो इसके दोलन का आवर्तकाल कितना होगा, ठीक। तो पहली बात तो ये कि अगर x विस्थापन है और t समय है तो d2x/dt² त्वरण होता है।
हम लोग पहले अभी बात कर चुके हैं, जैसे वेग dx/dt होता है, फिर वेग का समय के सापेक्ष करोगे dv/dt, तो उसको आप d2x/dt² भी लिख सकते हो। तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि x अगर विस्थापन है, t अगर समय है, तो त्वरण को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ इधर ये जो लिखा है ना, ये त्वरण है। मान लो त्वरण एक्सीलरेशन ए कह रहे हैं, जो d2x/dt² के बराबर होगा, और प्रश्न के हिसाब से वो चीज़ -bx के बराबर है। b है नियतांक, इसका मतलब a अनुक्रमानुपाती होगा -x के, है ना। x है विस्थापन, a है त्वरण। तो ये इस गति में क्या है, त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है और बीच में माइनस चिन्ह है ना। इसका मतलब, और जो त्वरण की दिशा है वह साम्य स्थित से विस्थापन की दिशा के विपरीत है। तो इन दो शर्तों को अगर पूरा कर रहा है तो फिर इसका मतलब कण की गति सरल आवर्त गति होगी, और उस सरल आवर्त गति का आवर्तकाल कितना होगा। तो सरल आवर्त गति में हम लोगों ने त्वरण का एक सूत्र पढ़ा है। वैसे तो हम लोगों ने अल्फा बराबर -ω² लिखा था, वहां पर गति y अक्ष के अनुदिश हो रही थी, यहाँ फिलहाल x अक्ष के अनुदिश हो रही है, तो y की जगह x आ जाएगा। त्वरण a की जगह, सॉरी अल्फा की जगह a हमने इसलिए लिख लिया है कि यहाँ जैसे a अनुक्रमानुपाती -x लिखते हैं ना, a को अल्फा लिखते तो उसका भी प्रतीक उसी तरह होता है जैसे इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह का है, तो थोड़ा देखने में अटपटा लगता है, इसलिए हमने त्वरण a लिख लिया है। अब प्रश्न में जो a बराबर -bx दिया है, उसकी तुलना a बराबर -ω² से आप करिए, तो ω² बराबर b है ना, या ओमेगा बराबर वर्गमूल के अंदर b, और गति का आवर्तकाल हमको पता है कि दोलन गति में आवर्तकाल 2π/ω होता है। तो बस ओमेगा का मान हमने रख दिया, तो 2π/√b ये हमारा इस गति का आवर्तकाल होगा, और यह गति सरल आवर्त गति होगी। एक प्रश्न और देखते हैं, एक दूसरा अंक प्रश्न देखते हैं। यह भी एक बार वैसे यूपी बोर्ड परीक्षा में 2011 में आया है, बाकी अंक बदलते हुए इस तरह के आते रहते हैं। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का साम्य स्थित से 5 सेंटीमीटर दूरी पर त्वरण 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। क्या क्या मालूम है, साम्य स्थित से विस्थापन जब 5 सेंटीमीटर, y बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो त्वरण अल्फा बराबर 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, और गति का आवर्तकाल हमको निकालना है। तो प्रश्नानुसार विस्थापन अगर हम y से व्यक्त कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर, त्वरण अल्फा 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी वैसे तो अधिकांश स्थितियों में हम कहते हैं कि आप यहीं पर SI मात्रकों में बदल लिया करिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें भाग देना रहेगा, तो हम लोग अभी देखेंगे कि चाहे हम सेंटीमीटर में पड़ा रहने देते, चाहे मीटर में बदलते, कट ही जाना था राशियों को, तो अभी सेंटीमीटर में छोड़ते हैं, आगे ध्यान से देखेंगे। आवर्तकाल निकालना है, तो ये विस्थापन पता है, त्वरण पता है, आवर्तकाल निकालना है। अगर हमें सीधे ये सूत्र पता होता, t बराबर 2π, ध्यान दीजिए 2-3 वीडियो पहले जब हम लोग शुरुआत में आवर्तकाल के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने t आवर्तकाल बराबर 2π और वर्गमूल के अंदर विस्थापन बटे त्वरण सूत्र लिखा था। अगर वो सूत्र सीधे याद होता तो हम लोग सीधे यहाँ से इस सवाल को शुरू कर सकते थे, पर अगर ना याद होता तो कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे, उसको हम एक बार आपको ध्यान दिला दें। तो हम लोगों ने अभी थोड़ा पहले पढ़ा था कि अल्फा बराबर -ω² होता है। y विस्थापन पर त्वरण अल्फा का मान सरल आवर्त गति में इतना होता है। अगर आप अल्फा के परिमाण की बात करो तो अल्फा का परिमाण ω² इंटू y के बराबर होता है। यहाँ से ω² बराबर अल्फा बटे y लिख सकते हो, यहाँ परिमाण शब्द हमने हटा लिया है, बस मान ही है उनके। तो ओमेगा बराबर वर्गमूल के अंदर अल्फा बटे y, ठीक। और आवर्तकाल अगर गति का t हो तो t बराबर 2π बटे ओमेगा होता है, या ओमेगा बराबर 2π/t होता है, तो वहाँ से देख सकते हैं। 2π बटे ओमेगा की जगह हमने जो अल्फा बटे y आया था ये मान रखा, चूंकि ये हर में है, ऊपर जाएगा तो अल्फा और y की जगह बदल जाएगी अंश और हर में। तो आवर्तकाल t बराबर 2π, वर्गमूल के अंदर y बटे अल्फा, y है विस्थापन, अल्फा है त्वरण, मान इनके दिए हुए हैं, मान रख दिए 5 सेंटीमीटर विस्थापन और उस समय इतना त्वरण। ध्यान दीजिए, अगर हम इसको मीटर में बदले होते अगर, तो सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते थे, यहाँ लिख लेते 5 × 10⁻², है ना, मीटर। इसको हम क्या लिखते, इसको लिखते 20 × 10⁻² से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चूंकि अभी बटा में था तो ये दोनों तब भी कट ही जाते ना। हाँ, तो हमने इसीलिए मात्रक यहाँ ध्यान दिलाने के लिए लिख लिया कि ये सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। समझो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, और 1/सेकंड स्क्वायर ये बटा में है ना, हर में ऊपर जाएगा तो सेकंड स्क्वायर,
5/20 यानी 1/4, वर्गमूल 1/2, धनात्मक मान सेकंड यानी 2 और 2 कट गए, पाई सेकंड ये हमारा आवर्तकाल है। तो इसका मतलब हमारी इस गति का जो आवर्तकाल है वही निकालना था, वो पाई सेकंड होगा या 22/7 सेकंड होगा या 3.14 सेकंड होगा। एक प्रश्न और हल करते हैं। एक प्रश्न देख लेते हैं। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का अधिकतम वेग 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड तथा अधिकतम त्वरण 157 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ज्ञात कीजिए पहला कण का आवर्तकाल, दूसरा गति का आयाम। ये भी यूपी बोर्ड परीक्षा में आया है। क्या क्या दिया हुआ है? कण का जो अधिकतम वेग है वो दिया है और अधिकतम त्वरण दिया हुआ है। ठीक, आवर्तकाल और आयाम निकालना है। सरल आवर्त गति में जो अधिकतम वेग यानी वी मैक्स होता है उसका परिमाण ओमेगा इंटू ए के बराबर होता है और वो फिलहाल प्रश्न में दिया हुआ है। उसी तरह अधिकतम त्वरण अल्फा मैक्स जिसका परिमाण ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, वो भी दिया हुआ है। आवर्तकाल टी निकालना है और आयाम निकालना है। आप ध्यान दीजिए, हम त्वरण के अधिकतम मान और वेग के अधिकतम मान को अगर इस रूप में लिखें हैं ओमेगा स्क्वायर ए और ओमेगा ए के रूप में, तो ए और ए कट जाएंगे, बचेगा केवल ओमेगा, यानी और इसका मान कितना होगा ये दोनों प्रश्न में दिए हैं, है ना, 157 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सीधे 100 से भाग देंगे तो 1.57, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर रेडियन, 1 सेकंड माइनस ऊपर बचेगा। तो ओमेगा का मान आया हमारा कोणीय आवृत्ति 1.57 रेडियन प्रति सेकंड। आवर्तकाल और कोणीय आवृत्ति में संबंध हम लोगों को पता है ना, टी बराबर 2π/ओमेगा या ओमेगा बराबर 2π/टी से। तो इस वाले सूत्र में ओमेगा का मान हमने रख दिया, पाई का मान रख दिया, ओमेगा रखा, तो इससे काटेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा, यानी ये 2 × 2 रेडियन, रेडियन कट गया, प्रति सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड, यानी आवर्तकाल टी बराबर 4 सेकंड यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। उसी तरह गति के आयाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो ओमेगा इंटू ए पता है और ओमेगा हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ से ए निकाल सकते हैं। आयाम ए को हम ओमेगा ए बटे ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा ए क्या है? वेग का अधिकतम मान ओमेगा, ठीक है, वेग का अधिकतम मान प्रश्न में दिया है, ए का ओमेगा निकाल चुके हैं, सरल कर लिया हमने तो त्वरण हमारा आ गया 63.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ ये जो डॉटेड लाइन के नीचे एक लाइन लिखे हैं, ये एक दूसरा तरीका था जैसे हम त्वरण निकाल सकते थे। आप गौर करिए, त्वरण अल्फा है, नहीं आयाम है, आयाम ए का यहाँ हमने त्वरण लिख लिया था, ये हम आयाम की बात कर रहे हैं। और जब हम आयाम की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ ध्यान दीजिए, हमने आयाम ए की बात की थी और हमने बाद में ध्यान नहीं दिया, इसे त्वरण ए समझ लिया था और मात्रक में भी एक गलती हो गई थी। देखो ए का मान तो ठीक है, ओमेगा ए यानी वी मैक्स इतना होगा, ओमेगा इतना होगा, सेकंड इन्वर्स कट गया, रेडियन का ठीक है कोई मात्रक होता नहीं, तो यहाँ जो बचेगा ना ये हमारा इतना, केवल सेंटीमीटर, ये आयाम था ना, यहाँ प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं होगा। तो आयाम 63 सेंटीमीटर, 63.7 सेंटीमीटर, ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ दूसरे भाग का। और इसे हम दूसरे तरीके से जिससे लगा सकते थे, यहाँ ये हमारा त्वरण है ना, ये आयाम ए को अगर हम कहें तो ये हमारा क्या है, देखो ए को आप इतना लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हो ना, ए बराबर ए स्क्वायर बटे ए लिख सकते हैं, ठीक, फिर ये बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। तो जब ऐसे लिख सकते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर क्या है, ओमेगा ए का होल स्क्वायर है, ओमेगा ए क्या है, वेग का अधिकतम मान है, ओमेगा स्क्वायर ए क्या है, त्वरण का अधिकतम मान है, ये दोनों मान दिए हुए थे। यहाँ से हम सरल करते तो आयाम ए का मान तब भी हमारा इतना आ जाता। आप ध्यान दीजिए, 100 × 100 बटे 157, 100 बटे 157 तो 100 बटे 1.57 यही होता जो यहाँ आया था। तो कोई नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मात्रक वाला ध्यान दीजिएगा, हम कंफ्यूज हो गए थे, हम भी भूल गए थे आपकी तरह कि ए यहाँ पर हम लोग आयाम मान रहे हैं, त्वरण नहीं। तो ठीक है, अभी आज के लिए फ़िलहाल केवल इतना ही। तो आज मुख्य रूप से हम लोगों ने सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण के बारे में पढ़ा है। उनके वक्र हम लोगों ने देखे कि समय के सापेक्ष अगर हम विस्थापन वेग या त्वरण के वक्र खींचें तो क्या होगा, उनकी कलाओं के बीच का क्या अंतर होगा,
किन किन स्थितियों पर कब वेग अधिकतम होगा, कब त्वरण अधिकतम होगा, और उनके कुछ प्रश्न। तो आज के लिए अभी केवल इतना ही। इसके बाद हम लोग प्रत्यानयन बल और सरल आवर्त गति में ऊर्जाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बस ठीक है, आप लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।